तो हम लोग गॉस लॉ कंटिन्यू कर रहे हैं। अब जो है हम लोग ये पढ़ेंगे कि गॉस लॉ का और क्या क्या एप्लीकेशन, ठीक है ना। गॉस लॉ का मेन एप्लीकेशन है इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने में। हाउ टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड इन सिमेट्रिकल केसेस विथ गॉसेस लॉ। ठीक है, सिमेट्रिकल केसेस वो होते हैं जो अभी हम दिखाएंगे, जहां पर आपको फ्लक्स कैलकुलेशन में ई डॉट डी एस को ओपन करने में आसानी है। देखो पहले स्टेप्स लिखेंगे। हाउ टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड इन सिमेट्रिकल केसेस विथ गॉस। देखो गॉस लॉ कहता है कि फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज्ड सरफेस इज ई डॉट डी एस इज इक्वल टू क्यू इनक्लोज्ड अपॉन इप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो कोई भी अगर आपने ऐसे गॉसियन सरफेस लिया और अंदर का आपको चार्ज इनक्लोज पता है, ठीक है, और सरफेस पे आप ई डॉट डी एस कर सकते हैं। जैसे ई और डी एस दिया है, किसी भी एलिमेंट, छोटा सा एलिमेंट लिया, ई डॉट डी एस निकाला, और अगर आप इसको इंटीग्रेट कर पा रहे हैं, ई डॉट डी एस को इंटीग्रेट कर सकते हैं, तो इससे फायदा क्या होगा कि अगर आपको क्यू इनक्लोज पता है और ई डॉट डी एस का इंटीग्रेशन करके ई इंटू, मान लीजिए कि ds का इंटीग्रेशन आकर के कुछ आ गया एरिया वेरिया q इनक्लोज्ड अपॉन इप्सिलॉन नॉट, तो अगर ये पता है तो आपका ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है गॉसियन सरफेस पे वो निकल जाता है। ठीक है, तो पहले हम लोग इसका स्टेप लिखेंगे, ऐसे ये समझ में नहीं आता है कि ये क्या बोल रहे हैं। कुल मिला के फंडा ये है कि जो गॉस लॉ है इसमें चार चीजें हैं, ई डी एस क्यू इनक्लोज्ड और इप्सिलॉन नॉट। अब ये तो कांस्टेंट है, क्यू इनक्लोज्ड आपको गॉसियन सरफेस के अंदर से मिल जाएगा। डीएस अगर आपको समझ में आ गया और इंटीग्रेट कर लिए तो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड जो अननोन है वो सॉल्व होके निकल जाता है। ठीक है, तो कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं और किन किन केसेस में निकालते हैं वो सीखेंगे। ठीक है, तो हाउ टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड, उसके लिए जो दो चार स्टेप हैं वो लिख लेते हैं। पहला स्टेप होता है इसमें डिफाइन गॉसियन सरफेस। डिफाइन गॉसियन सरफेस का मतलब क्या होता है कि पहले तो कोई आपको चार्ज दिया रहेगा, चाहे वो पॉइंट चार्ज हो या स्फेरिकल चार्ज हो या लाइन चार्ज हो, लीनियर चार्ज, सब केसेस में आपको क्या करना पड़ेगा, पहले आपको एक गॉसियन सरफेस लेना पड़ेगा। एक मिनट रुको, ठीक है, डिफाइन गॉसियन सरफेस। अब ये गॉसियन सरफेस कैसे डिफाइन करते हैं वो भी लिख देते हैं, कि किस केस में कैसे लेना है वो बता देते हैं। दो ही तरह के गॉसियन सरफेस हम लोग लेते हैं। यहाँ लिखेंगे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन और यहाँ पे लिखेंगे गॉसियन सरफेस कैसा लेना है। अगर स्फेरिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, स्फेरिकल, हॉलो स्फीयर, सॉलिड स्फीयर या इनफैक्ट पॉइंट चार्ज भी, तो उस केस में गॉसियन सरफेस हम लोग एक स्फीयर लेते हैं। ठीक है, स्फेरिकल केस में स्फेरिकल चार्ज अगर है तो, अगर आपको लाइन चार्ज है या शीट है या सिलिंड्रिकल चार्ज है, सिलिंड्रिकल, ठीक है, तब उस केस में हम लोग एक सिलेंडर लेते हैं गॉसियन सरफेस। दो ही तरह का गॉसियन सरफेस होता है, या तो स्फीयर या तो सिलेंडर। स्फेरिकल या पॉइंट चार्ज के केस में हम लोग स्फीयर लेते हैं। लाइन चार्ज, शीट, सिलिंड्रिकल चार्ज, ये सब चार्ज का टाइप है। कहोगे लाइन चार्ज क्या होता है, अरे वो जो लाइन चार्ज ये होता है, ये स्ट्रेट वायर, ठीक है, लॉन्ग है और इसका चार्ज पर यूनिट लेंथ लेमडा है, ये लाइन चार्ज हो गया। शीट क्या होता है, शीट ये होता है जो हम लोग पहले भी इलेक्ट्रिक फील्ड निकाले, इनफाइनाइट शीट, ये वाला, इसका चार्ज डेंसिटी सिग्मा होता है।
पॉइंट चार्ज तो ये होता है, स्फेरिकल चार्ज का मतलब ऐसे एक स्फेयर है, ठीक है, इस पे चार्ज है। इस केस में चार्ज डेंसिटी रो से बताया जाता है, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम से, अगर ये सॉलिड स्फेयर है तो, ठीक है। तो किस केस में कैसा लेना है पहले ये समझ लेते हैं, ये इसको याद रखना पड़ेगा, और उसके बाद जैसा न्यूमेरिकल आएगा उस हिसाब से हम लोग सिमेट्रिकल केस देख करके पहले पहला स्टेप करेंगे कि गॉसियन सरफेस ड्रॉ करेंगे। याद रखना है कि गॉसियन सरफेस सचमुच का सरफेस नहीं होता, ये इमेजिनरी सरफेस होता है। सेकेंड स्टेप होता है फाइंड क्यू इनक्लोज। एक बार आपने गॉसियन सरफेस ड्रॉ कर दिया, फिर उस गॉसियन सरफेस के अंदर कितना चार्ज है, ठीक है, वो निकालिए। और थर्ड में होता है यूज जो भी है आपका गॉस लॉ, दैट इज ई डॉट डी एस इज इक्वल टू क्यू इनक्लोज बाय इप्सिलॉन नॉट, ठीक है। इसमें नोट करने वाली बात यह है कि जो ई डॉट डी एस लेंगे, इसमें हम जानबूझ करके गॉसियन सरफेस ऐसा इसलिए लेते हैं ताकि उस गॉसियन सरफेस पे हर एक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए, ठीक है ना। लिख देते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ ई should be same at every point on गॉसियन सरफेस। पहले इसको नोट करो, तो फिर अगले स्टेप में हम इसको समझाते हैं एक एग्जांपल लेके कैसे कैसे ये अप्लाई होता है। गॉस लॉ कैसे अप्लाई करते हैं और कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने में हमारी मदद करता है, उसके लिए हम लोग एक एग्जांपल लेंगे और एकदम सिंपल केस लेंगे। फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज यूजिंग गॉसेस लॉ। इलेक्ट्रिक फील्ड एक पॉइंट चार्ज की वजह से निकालना है गॉस लॉ का यूज करके। अब सबको पता है कि अगर पॉइंट चार्ज आपने ले लिया तो आर डिस्टेंस पर हमें पहले से पता है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो बाहर की तरफ होता है, और कितना आता है, ये आता है ना के क्यू बाई आर स्क्वायर। इसको हम लोग प्रूफ करेंगे, गॉस लॉ लगा करके हम लोग इसको लेके आएंगे के क्यू बाई आर स्क्वायर, तो उसी में हम लोग ये तीनों स्टेप सीख जाएंगे जो अभी स्टेप लिख पाए हैं। तो सबसे पहले तो आपको क्वेश्चन में क्या करेगा कि एक चार्ज दे दिया, बोला है कि उससे आर डिस्टेंस पे फील्ड निकालो। तो पहले आप अपने टेबल में जाके देखिए कि अगर स्फेरिकल या पॉइंट चार्ज हो तो उसमें गॉसियन सरफेस हमारा स्फेयर लिया जाता है। तो हम क्या करेंगे, एक उतने ही रेडियस का स्फेयर ड्रॉ करेंगे जितने दूरी पर आपको फील्ड निकालना है, सेंटर पे चार्ज को मानते हुए। सेंटर पे यहाँ चार्ज रखा है और आर रेडियस का हमने ये स्फेयर लिया, ये सचमुच का स्फेयर नहीं है, दिस इज ए इमेजिनरी स्फेयर। हवा में ऐसे इमेजिन कर लिया कि एक आर रेडियस का स्फेयर है और ये हमारा गॉसियन सरफेस हो गया, ठीक है। अब इस गॉसियन सरफेस पे चार्ज इनक्लोज कितना है, अगर हमने ये स्फेयर ले लिया तो सेकेंड स्टेप पे आते हैं फाइंड चार्ज इनक्लोज। तुम्हारी कॉपी में लिखा होगा, तो चार्ज इनक्लोज तो क्यू है, यही है ना बस। थर्ड स्टेप पे आते हैं ई डॉट डी एस पे। तो अब उसके लिए आपको क्या करना होगा कि इस पे कहीं पे एलिमेंट लेना होगा छोटा सा। तो मान लेते हैं कि हम यहाँ पे छोटा सा डी एस एलिमेंट लिए इस स्फेयर पे। तो इस डी एस एलिमेंट के पास अगर हम देखें यहाँ पर, तो इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड भी ऐसे बाहर की तरफ है भाई। चार्ज से अगर पॉजिटिव है तो इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियली आउटवर्ड्स होता है, और साथ में इस पॉइंट पर आपका जो डीएस वेक्टर होगा वो भी इसकी तरफ ही आएगा, बाहर ही आएगा, ठीक है। तो ये आपका डीएस हो गया और ये आपका ई हो गया। ई और डीएस में 0 एंगल है। आप ये और भी कहीं लेते तो भी यही आता है, ऐसा नहीं कि सिर्फ यही आता है। अगर आप यहाँ पे भी एलिमेंट ले लेते तो बात तो वही पड़ता ना, ई भी इधर ही आता। और यहाँ पर चूंकि एलिमेंट आप ले रहे हैं यहाँ पे छोटा सा एलिमेंट, तो यहाँ पे भी जो डीएस वेक्टर आता है वो बाहर ही आता है, ऐसे ही ना आता। तो पूरे सरफेस पे आप कहीं भी लोगे तो ई और डीएस ऐसे ही आपको मिलने वाला है। ये ई है, ये डीएस है। आप यहाँ भी लेके देख लो तो वही होगा, यहाँ पे भी एलिमेंट लोगे तो डीएस और ई बाहर आएगा।
ठीक है, तो एक जगह खाली आपको दिखाना है, ऐसे मैंने दो जगह दिखा दिया, एक ही जगह दिखाना है। अब हमारा गॉस लॉ ये कहता है कि इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी एस इज इक्वल टू क्यू इनक्लोज्ड अपॉन इप्सिलॉन नॉट। अब इस गॉस लॉ में हम सब वैल्यू पुट करेंगे। ई डॉट डी एस को लिखेंगे तो ये हो जाएगा ई इंटू डी एस इंटू कॉस 0 डिग्री, क्योंकि देखो यहाँ ई और डी एस में कितने का एंगल है, 0। यहाँ भी देख लो 0। इस स्फीयर पे हर जगह ई और डी एस आपको 0 एंगल पे मिलेंगे। क्यू इनक्लोज की जगह हम ये जो क्यू है वो लिख देते हैं, डिवाइडेड बाय इप्सिलॉन नॉट। अब ध्यान से सुनना, ये हमने जो डॉट प्रोडक्ट का फॉर्मूला लिखा है, अब इसमें ई के ऊपर वेक्टर साइन नहीं है, तो ये दिस ई इज ए स्केलर क्वांटिटी, मतलब ये ई का मैग्नीट्यूड है। एक चार्ज से आर डिस्टेंस पर पूरे गॉसियन सरफेस पे हर जगह ई वेक्टर अलग अलग होगा, क्योंकि डायरेक्शन अलग अलग है, लेकिन ई का मैग्नीट्यूड तो हर जगह सेम होगा। ठीक है, जो मैग्नीट्यूड यहाँ पे होगा वही मैग्नीट्यूड यहाँ पे होगा। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो ई है ये कांस्टेंट है, ये ई। ऊपर वाला जो ई वेक्टर है वो कांस्टेंट नहीं है, क्योंकि ई वेक्टर में डायरेक्शन भी काउंट होगा, और डायरेक्शन पूरे गॉसियन सरफेस पे हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड का अलग अलग होगा। ठीक है, तो ये ई कांस्टेंट है मैग्नीट्यूड। तो गॉसियन सरफेस पर, गॉसियन सरफेस हम लोग जानबूझ के इसीलिए स्फीयर लिए थे ताकि इस पे हर जगह ई का मैग्नीट्यूड सेम हो, और ये इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा तो बचेगा क्या, सिर्फ ds। ठीक है, तो cos 0 तो 1 हो गया। अब जैसे ही ई बाहर आ गया, अब बचा ds का इंटीग्रेशन। तो ds का इंटीग्रेशन इसका पूरा सरफेस एरिया बताएगा, क्योंकि ds इज स्मॉल एरिया। अब इस स्फीयर का पूरे का सरफेस एरिया लिख दो, तो पूरे का सरफेस एरिया कितना होगा, 4 पाई आर स्क्वायर क्यू बाई इप्सिलॉन नॉट। बोर्ड वगैरह में सब डेरिवेशन आ जाता है, और जेई में क्या था वो हम आगे चल के बताएंगे, वो थोड़ा सा टेढ़ा आता है। तो E इज इक्वल टू आ जाएगा क्यू बाय 4 पाई इप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। इसी को ना के क्यू बाई आर स्क्वायर लिखते हो, 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट को के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, तो E आपका प्रूफ हुआ। कैसे प्रूफ हुआ, गॉस लॉ से। इससे पहले हम लोग जब गॉस लॉ नहीं पढ़े थे तो भी इलेक्ट्रिक फील्ड हमने निकाल लिया था। कैसे निकाला था, फोर्स पर यूनिट चार्ज से निकाला था ना इलेक्ट्रिक फील्ड, उससे ये आया था। सिर्फ गॉस लॉ को कैसे अप्लाई करते हैं ये सीखने के लिए हमने जबरदस्ती ये केस किया। इस केस की जरूरत नहीं थी हमें, गॉस लॉ का एप्लीकेशन सीखना था। ठीक है, नोट कीजिए इसको। अब गॉस लॉ का यूज कर करके हम लोग सारे जितने भी अभी तक इलेक्ट्रिक फील्ड निकल सकते हैं ना उस निकालेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन यूनिफॉर्मली चार्ज्ड hollow sphere, या इसको शेल भी कहते हैं, लेकिन यूनिफॉर्मली चार्ज थिन hollow sphere या शेल। शेल का मतलब अंडे के छिलके जितना पतला। यूनिफॉर्मली चार्ज जो थिन hollow sphere होता है, इसमें चार्ज सिर्फ सरफेस पे होता है, और इसका इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला हम लोग लिख चुके हैं, लेकिन अब हम उसको डिराइव करेंगे यूजिंग गॉस लॉ। बोर्ड वोर्ड में यही सब डेरिवेशन पूछ देता है। तो पहले तो ये सचमुच का हमने एक स्फीयर लिया और इस पे चार्ज क्यू है, और सपोज इसका रेडियस आर है। ठीक है, तो ये रेडियस आर है। अब हमसे कहा गया कि इस पे फील्ड निकालो। तो फील्ड निकालने के लिए यहाँ पर स्फीयर में 2 पॉइंट्स लेने पड़ते हैं, एक बार अंदर का और एक बार बाहर का। तो पहले हम लोग लेंगे केस 1। ठीक है ना, आर लेस देन आर, मतलब अंदर के पॉइंट पे निकालना चाहते हैं। अब यहाँ पे आपको जो गॉसियन सरफेस लेना होगा, जितने दूर पे फील्ड निकालना है उतने रेडियस का स्फीयर लेना होगा। तो हमें चूंकि कैपिटल आर से छोटा लेना है, तो कैपिटल आर से छोटा एक स्फीयर चूज करेंगे। ये पीला वाला स्फीयर, ये इमेजिनरी स्फीयर है, यही हमारा गॉसियन सरफेस है। ठीक है,
अब इसमें बताओ क्यू इनक्लोज तो आपका 0 है, तो ये 0 कैसे हो गया? क्योंकि इस गॉसियन सरफेस जो ये पीला वाला स्फेयर है, इसके अंदर कहाँ चार्ज है? सारा चार्ज तो सरफेस पे है, यहाँ पे है, तो इसके अंदर तो कोई चार्ज इनक्लोज नहीं है। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ फिर हम लोग लगाएंगे, तो ई डॉट डी एस क्या होता है? क्यू इनक्लोज बाय इप्सा नॉट, बट क्यू इनक्लोज ही हमारा 0 है। ठीक है, अब अगर ये 0 है राइट साइड में, तो ई डॉट डी एस को जब हम लोग ओपन करते हैं, तो अभी देख लो स्फेयर में ये ओपन होने के बाद ई डॉट डी एस क्या बनता है? ई इंटू 4πr²। इसको ऐसे सीधा याद रखो, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू डी एस का इंटीग्रेशन, दैट इज टोटल सरफेस एरिया ऑफ द स्फेयर। तो ये तो इधर आ जाएगा ई इंटू 4πr², दैट इज इक्वल टू 0। इससे आपको सीधे मिल जाएगा E इक्वल टू 0, अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड होता ही नहीं है। ठीक है, तो ये तो अंदर की बात हुई कि अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो गया। अब बाहर में क्या होता है? बाहर में पॉइंट चार्ज की जैसा आता है, लेकिन कैसे आता है देखो। केस 2 में हम लोग लेंगे R ग्रेटर देन R, मतलब अब हमें फील्ड निकालना है बाहर के पॉइंट पे। तो अब हम क्या करेंगे कि फिर से एक गॉसियन सरफेस लेंगे जिसका रेडियस कैपिटल R से बड़ा। तो एक ऐसा गॉसियन सरफेस जो इसको पूरे को घेर ले, ऐसे ऐसे लेना पड़ेगा, ये ब्लू वाला नया गॉसियन सरफेस। ठीक है, पिछला वाला गॉसियन सरफेस से ये अलग है, इसका रेडियस जो है वो स्मॉल r कैपिटल R से बड़ा है ना। अब इस गॉसियन सरफेस के में अगर देखा जाए तो पूरा का पूरा जो स्फेयर है वो अंदर में इसके घुस गया है। इसका मतलब इस गॉसियन सरफेस में चार्ज इनक्लोज क्यू है पूरा का पूरा, ये हमारा गॉसियन सरफेस है। तो जब यहाँ पर अब लगाओगे आप ई डॉट डी एस इक्वल टू क्या लिखोगे? चार्ज इनक्लोज की जगह क्यू बाई इप्सा नॉट, सेम चीज। यहाँ भी ई डॉट डी एस ओपन होके वही आना है, क्योंकि ये भी जो गॉसियन सरफेस है इस पे छोटा सा एलिमेंट लोगे, सेम चीज है। ई इसमें ऐसे बाहर की तरफ, डी एस भी आपका बाहर की तरफ, तो ई डॉट डी एस मिल करके आपको देगा ई इंटू इंटीग्रेशन ऑफ डी एस इज 4πr²। ठीक है ना, डीएस इस पे लिया है ना, तो एरिया इस गॉसियन सरफेस का लेना है। 4πr² इक्वल टू क्यू बाई इप्सा नॉट, और यहाँ से आपको ई आ जाएगा, कितना आ जाएगा? क्यू बाई 4π इप्सा नॉट इंटू r²। ठीक है, कॉपी में चाहो तो मिला के देख लो, हम लोग जब इसको पढ़े थे आज से करीब 10 दिन पहले पढ़े थे इसको, 10-12 दिन पहले, तो यही पढ़े थे कि जो एक हॉलो स्फेयर होता है या शेल होता है, उसके अंदर में फील्ड नहीं होता है, अंदर में 0 होता है, और बाहर में होता है KQ/r², सिमिलर टू ए पॉइंट चार्ज। ये वही तो आया है KQ/r², सिमिलर टू पॉइंट चार्ज। ठीक है, तो ये हमने डिराइव किया थिन स्फेयर का, या थिन हॉलो स्फेयर या क्या हो, या शेल का है। तो याद रखना थिन हॉलो स्फेयर का मतलब इसका थिकनेस जो है ना, ये ब्लैक वाला, ये थिकनेस बहुत कम है। ये नहीं कि मोटा थिकनेस ले लेना है, मोटा थिकनेस का नहीं है। ठीक है, इसीलिए शेल वर्ड यूज किया है। अब गॉस लॉ का यूज करके हम लोग फिर से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे, लेकिन फिर सर थोड़ा सा पीछे कीजिए तो छूट गया। यूनिफॉर्मली पीछे कर रहा हूं। हो गया सर। अब हमें निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए यूनिफॉर्मली चार्ज्ड स्फीयर। तो अभी तक क्या निकाले थे? यूनिफॉर्मली चार्ज शेल था, स्फीयर और शेल में अंतर हो गया, स्फीयर सॉलिड हो गया। ठीक है, तो हमने एक सॉलिड स्फीयर ले लिया, सपोज सॉलिड स्फीयर को ऐसे दिखा देते हैं, ये है हमारा सॉलिड स्फीयर। ठीक है, इसमें भी वही कहानी होगी कि भैया 2 बार फील्ड निकालो, एक बार अंदर के पॉइंट पे और एक बार बाहर के पॉइंट पे। तो कैसे निकालेंगे? तो देखो, पहले तो स्फीयर में जो चार्ज का डेंसिटी होता है वो रो से बताया जाता है। रो इज डिफाइंड एज चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, तो ये चार्ज अगर क्यू है, वॉल्यूम स्फीयर का होता है 4/3πr³। तो 3 ऊपर चला गया। ठीक है, तो आंसर हम रो के भी टर्म में दे सकते हैं, आंसर हम क्यू के टर्म में भी दे सकते हैं।
अब पहला क्या करना है हमें कि पहले निकालना है, मान लीजिए केस 1 फॉर स्मॉल आर लेस देन कैपिटल आर, या इक्वल टू भी चलेगा इसमें, अंदर के पॉइंट पे। तो अंदर के पॉइंट पे निकालना है तो सबसे पहला स्टेप तो यही होगा कि भाई गॉसियन सरफेस लो। ठीक है, तो गॉसियन सरफेस लेंगे इसमें, तो कैसा लेंगे, कैपिटल आर से छोटा लेंगे, तो ऐसा लेंगे, ऐसा सिमेट्रिक। ठीक है, बड़ा भी कर सकते हो, बस कैपिटल आर से छोटा होना चाहिए। ठीक है, और कहाँ गया, सेंटर से इसको जो ज्वाइन कर दो, ये इसका रेडियस कैपिटल आर से कम होना चाहिए। तो ये हो गया कैपिटल आर और इसका रेडियस है स्मॉल आर। तो ये जो ब्लू वाला हमने बनाया है स्फेयर, इस गॉसियन सरफेस के अंदर चार्ज इनक्लोज्ड कितना है पहले वो निकालते हैं। तो चार्ज इनक्लोज्ड इसको निकालने के लिए जीरो मत करना, क्योंकि इस पूरे स्फेयर में टोटल चार्ज अगर क्यू है तो इस ब्लू वाले स्फेयर के अंदर कितना चार्ज है वो निकालना है। तो इसके लिए हम लोग यूज करेंगे रो इंटू वॉल्यूम। ठीक है ना, चार्ज क्या होता है, रो इंटू वी। रो इंटू वी में हम वॉल्यूम जो लेंगे वो सिर्फ इस गॉसियन सरफेस का लेंगे, गॉसियन सरफेस के अंदर जो वॉल्यूम है ना वो लेंगे। ठीक है, तो रो तो हमारा हो गया 3Q डिवाइडेड बाई 4πr3। लेकिन जो वॉल्यूम लेंगे वो गॉसियन जो ये सरफेस है इसके अंदर का वॉल्यूम होगा 4/3 स्मॉल r3। ठीक है ना, अंदर का पूरा वॉल्यूम। ये वही बात हो गई कि 10 यूनिट का में अगर क्यू चार्ज है तो बताओ 2 यूनिट में कितना चार्ज है। तो आप यही ना करेंगे, Q/10 × 2। तो ये वही किया मैंने, पहले Q बटा पूरा वॉल्यूम किया, पूरा इंटू जितना वॉल्यूम में निकालना है उससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, तो रो यही ना है, Q बटा पूरा वॉल्यूम को ही तो रो लिख रहे हैं, रो इंटू छोटा सा वॉल्यूम। अब ये एक बार आ गया क्या, Q इनक्लोज, तब अब हम गॉस लॉ लगा देंगे। गॉस लॉ होता है E.ds इज इक्वल टू क्यू इनक्लोज अपॉन इप्सिलॉन नॉट। ठीक है, क्योंकि चार्ज सिमेट्रिकल है, चारों तरफ यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो E.ds भी फिर E इंटू पाई आर स्क्वायर आएगा, 4πr²। सेम ये आता है हमेशा, E इंटू सरफेस एरिया ऑफ गॉसियन सरफेस। क्यू इनक्लोज में ये जो चीज है ये रख दो, 4π देखो कट रहा है, 3 भी कट रहा है, तो बचेगा Q/r3, नीचे में भी एक r3 है, इप्सिलॉन नॉट कैपिटल R3। अब इसमें भी देखो कुछ कट रहा है, r² और r³ कटेगा। ठीक है, तो अब हमें क्या यहाँ से बचा, E इक्वल टू Q/r और नीचे में बचेगा 4π इप्सिलॉन नॉट r³। ठीक है, इसी में 1/4π इप्सिलॉन नॉट को शॉर्ट फॉर्म में हम लोग K लिख देते हैं, तो KQR/r³। ये वही फॉर्मूला है जो हमने स्फेयर का लिखा था जब हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड टॉपिक पढ़ रहे थे, उस समय सिर्फ फॉर्मूला लिख रहे थे, डेराइव नहीं कर रहे थे। वही डेरिवेशन अब जाके यहाँ गॉस लॉ में हो रहा है, और बोर्ड एग्जाम वगैरह में गॉस लॉ से पूछता भी है कि डिराइव करके इसका फील्ड निकालो, उसका निकालो, फॉलो स्फेयर का निकालो, सॉलिड स्फेयर का निकालो। आगे चल के और भी केस आएगा, लाइन चार्ज का, शीट का, सब डिराइव कर देंगे। ठीक है, तो ये अंदर का हुआ, सिर्फ अभी हमने केस 1 किया है। केस 2 के लिए जगह थोड़ा सा ही चाहिए, ज्यादा नहीं चाहिए। केस 2 में कुछ करना ही नहीं है। क्यों नहीं करना है, क्योंकि केस 2 में हमें आर लेना है ग्रेटर देन इक्वल टू कैपिटल आर। इसका मतलब इस बार जो आपका गॉसियन सरफेस होगा दूसरा वाला, वो इस आर से बड़ा होना चाहिए। तो ये इस तरह का हो जाएगा, ऐसा ले लेके थोड़ा सा बड़ा ले लिया, बाहर में निकालना है ना फील्ड, तो इस बार जो रेडियस है वो बड़ा ले लिया, ये वाला। क्योंकि बाहर जैसे ही लेंगे तो सारा चार्ज तो अंदर इंक्लोज हो गया, तो सारा चार्ज अगर अंदर इंक्लोज हो गया तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड अलग से डिराइव नहीं करना है, वही आएगा जो एक शेल का आया था, क्योंकि शेल में भी बाहर में पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करता है और ये भी बाहर में पॉइंट चार्ज की तरह। तो इसको हम लोग खाली लिख देंगे कि ये सिमिलर टू शेल है, सिमिलर टू
शेल, स्फेरिकल शेल जो था ना वही, तो बाहर में अलग से निकालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ भी वही करोगे, चार्ज इनक्लोज्ड जो होगा वो क्यू होगा, उसी को चाहो तो दोबारा लिख सकते हो, इसी को केस 2 को क्यू इनक्लोज्ड क्यू होगा, सारा का सारा चार्ज अंदर, E डॉट डी एस इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, वहां से आ जाएगा E इक्वल टू क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, यही तो आपका के क्यू बाई आर स्क्वायर है ना, यही है ना। तो चाहे वो शेल हो या सॉलिड स्फीयर हो, दोनों के लिए बाहर के पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने में कोई अंतर नहीं है, दोनों एक पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होता है, रेडियल होता है, रेडियल का मतलब रेडियली आउटवर्ड्स, बाहर की तरफ फैलता हुआ, नोट कर लो। और आज की क्लास यहीं तक रखेंगे हम लोग, अभी इसमें गॉस लॉ में बहुत सारा डेरिवेशन बाकी है, हालांकि शीट में जो सवाल दिया है वो सवाल हो जाएगा, क्योंकि उसमें थोड़ा सा इजी लेवल का है फर्स्ट एक्सरसाइज में, तो वो कर सकते हो, इसको नोट कर लो पूरा।